Hello everyone, this is Shra Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. In this video, we are going to discuss the topic maintenance. As you all know, we are taking a series of All India Bar examination and Hindu law is one of the important subject for that exam. और अभी तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का अडॉप्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हम सेक्शन 18 से स्टार्ट करने वाले हैं विच इज टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ. तो क्लॉज 1 में ये बात कही जा रही है कि कोई भी हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दे आर इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस. कोई भी फीमेल जो कि हिंदू वाइफ है जो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती हैं फ्रॉम हर हस्बैंड, भले उनकी शादी इस एक्ट के आने के बाद हुई हो या पहले हुई हो. एंड सेकेंड क्लॉज में ये बात कही जा रही है कि कोई भी हिंदू वाइफ अगर अपने हस्बैंड से सेपरेटली भी रह रही हैं तब भी वे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं इफ ये सारे ग्राउंड्स में फॉल कर रही हो. सबसे पहली बात, उनका हस्बैंड गिल्टी है ऑफ डेजर्शन. उनके हस्बैंड ने उन्हें डेजर्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया बिना किसी रीजनेबल क्लॉज के और बिना उस वाइफ के कंसेंट के या उस वाइफ के विश के अगेंस्ट जाकर, या फिर अगर वो विलफुली नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को, टिल दैट वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अगर वो अपने हस्बैंड से सेपरेटली रह रही है. दूसरा ग्राउंड हमारे पास ये है कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को क्रुएल्टी के साथ ट्रीट कर रहा है एज टू कॉज रीजनेबल अप्रीहेंशन कि अगर हम उस घर में गए या उस हस्बैंड के अपने हस्बैंड के साथ अगर हम रहेंगे तो हो सकता है हम पर क्रुएल्टी करी जाए, हमारे पास ये रीजनेबल अप्रीहेंशन है और ये हार्मफुल है या फिर इंजूरियस है कि हम हस्बैंड के साथ नहीं रह सकते हैं, तो इस मामले में भी अगर वाइफ सेपरेटली रह रही है टिल शी कैन क्लेम मेंटेनेंस. तीसरा ग्राउंड ये है कि अगर उस हस्बैंड की कोई और वाइफ भी है, if he has any other wife living. Fourth point is if he keeps a concubine in the same house in which his wife is living. जहां पर उसकी वाइफ रह रही है उसने किसी और फीमेल को भी लाके रखा हुआ है एंड हैबिचुअली उस पर्सन के साथ, मतलब उस फीमेल के साथ इनके हस्बैंड रिजाइड कर रहे हैं हैबिचुअली या किसी और जगह जाके रिजाइड कर रहे हैं, तो इन ग्राउंड्स में भी वाइफ अपने हस्बैंड से दूर रह के शी कैन क्लेम मेंटेनेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज अगर कोई भी हिंदू हस्बैंड अगर था उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इन एनी अदर रिलीजन, तो हिंदू रिलीजन तो उनका सीज हो गया, टिल दैट वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस. या कोई भी अदर जस्टिफाइंग ग्राउंड अगर वाइफ के पास है कि शी कैन लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड, स्टिल शी कैन क्लेम मेंटेनेंस एज पर द सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट. एंड थर्ड क्लॉज में ये बात कही जा रही है कि हिंदू वाइफ शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज अनचेस्ट और सीजेस टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन. अगर वाइफ ने ही अपना कन्वर्जन करा लिया या किसी अदर पर्सन के साथ वो रहने लगी हैं, इस तरह के ग्राउंड्स पर वाइफ क्लेम नहीं कर सकती है मेंटेनेंस. शी इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस और वो सेपरेट रेजिडेंस की भी डिमांड नहीं कर सकती हैं. The next section is talking about the maintenance of the widowed daughter-in-law. यहाँ पर हम बहुओं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि विडो होती हैं, जिनके हस्बैंड्स नहीं रहते हैं, डेथ हो जाती है, तो उन ग्राउंड्स पर मेंटेनेंस क्लेम करा जा सकता है. तो वो किससे मेंटेनेंस क्लेम करेंगी? तो सी, हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her father-in-law. उनके फादर इन लॉ उनको मेंटेन करेंगे, मतलब एक बहू के ससुर उनको मेंटेन करने वाले हैं. बट यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स है, अगर उन ग्राउंड्स में कोई भी बहू फॉल कर रही है डॉटर इन लॉ, तो वो ससुर से क्लेम नहीं कर सकती, फादर इन लॉ से शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस. एंड क्या क्या ग्राउंड्स है ये? सी, दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ. आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती तभी आप फादर इन लॉ से क्लेम करेंगी अपनी अर्निंग से, या तो अगर आपके पास जॉब है या किसी अदर तरीके से आपके पास अगर अर्निंग आ रही है घर में, या फिर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर प्रॉपर्टी अगर आपके पास है आप उस प्रॉपर्टी से तो खुद को मेंटेन कर सकती हैं. उस ग्राउंड पर भी आपको मेंटेनेंस के लिए अधिकार नहीं मिलेगा कि आप फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम करिए. फ्रॉम द स्टेट ऑफ हस्बैंड और हर फादर और मदर. अगर आपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी से कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा लिया है, या फिर आपके फादर या मदर की प्रॉपर्टी से आपने हिस्सा लिया हुआ है, या फिर अपने सन या डॉटर की प्रॉपर्टी से अगर आप हिस्सा ले रहे हैं, उनके ई स्टेट से अगर कोई भी पार्ट ले रहे हैं, तब आपको फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम नहीं करना है.
Any obligation under subsection 1 shall not be enforceable if father-in-law has no means to do so. अगर फादर इन लॉ के पास पैसे ही नहीं है या फिर वो मेंटेन नहीं कर सकते अपने डॉटर इन लॉ को किसी भी तरह से, तो वो उन पर फोर्स नहीं करा जाएगा कि यू हैव टू मेंटेन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर फादर इन लॉ के पास सफिशिएंट मींस नहीं है अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने का, या फिर किसी ऐसे प्रॉपर्टी से उन्हें हिस्सा मिला है जिस प्रॉपर्टी से तो डॉटर इन लॉ को भी हिस्सा मिला हुआ है, तो उस मामले में भी फादर इन लॉ इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेन हर डॉटर इन लॉ। ये है हमारा सेक्शन 19। सेक्शन 20 की अगर हम बात करें, यहाँ पर बात हो रही है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट। हमें अपने चिल्ड्रन को मेंटेन करना है, हमारे बूढ़े माँ बाप को मेंटेन करना है। और कोई भी हिंदू ही इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। सी, हिज और हर लाइफ टाइम की बात हो रही है, मतलब जो फीमेल होती है, फीमेल को भी मेंटेन करना पड़ता है अपने पेरेंट्स को या फिर अपने चिल्ड्रन को, टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड। यहाँ पर ये बात नहीं है कि आप सिर्फ लेजिटिमेट को ही मेंटेन करिए, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों चाइल्ड का ये राइट है कि वो अपने पेरेंट्स से या फिर जो बूढ़े माँ बाप हैं, एज्ड पेरेंट्स हैं, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई इनकम नहीं है, उनके खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उन मामलों में वो अपने चिल्ड्रन से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं एज पर दिस एक्ट। दूसरी बात ये कही जा रही है कि कोई भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है, वो अपने माँ बाप से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है जब तक कि वो एक माइनर है। माइनर की डेफिनेशन हमने देखी कि 18 साल तक के बच्चों को हम माइनर कहते हैं। तो दैट चाइल्ड कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर और मदर। ठीक है, मदर से भी क्लेम किया जा सकता है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट और अ डॉटर हु इज अनमैरिड। सी, एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट्स को तो हमें मेंटेन करना ही है, लेकिन डॉटर्स के मामले में क्या होता है कि जब तक उनकी शादी नहीं हुई है, इफ दैट गर्ल चाइल्ड इज अनमैरिड, मतलब अगर गर्ल चाइल्ड वो मेजर भी हो चुकी है, माइनर तो सिर्फ बॉयज के लिए होता है कि हाँ, जो सन होता है, सन को हम 18 ईयर तक मेंटेन करेंगे, 18 ईयर तक वो चाइल्ड हमसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। लेकिन डॉटर्स के मामले में जब तक कि वो अनमैरिड है तब तक वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं अपने पेरेंट्स से। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर उनके पास खुद की प्रॉपर्टी है या कोई ऐसा इनकम का सोर्स है जहां से वो खुद को मेंटेन कर सकती हैं, तो उस मामले में शी इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर पेरेंट्स। और यहाँ पर पेरेंट में इंक्लूड हो जाएंगी चाइल्डलेस स्टेप मदर भी इंक्लूड हो जाएंगी, जो सौतेली मदर जिसको हम कहते हैं। तो सौतेली मदर जो होती हैं, जिनके अगर कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो भी क्लेम कर सकती हैं अपने हस्बैंड के जो पुरानी वाइफ के जो बच्चे थे, फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे थे, उनसे वो क्लेम कर सकती हैं। तो पेरेंट का मतलब होता है कि चाइल्डलेस स्टेप मदर को भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। नाउ कम्स सेक्शन 21, इट इज टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट्स कौन कौन लोग होते हैं, मतलब कौन लोग डिपेंड हो सकते हैं किसी अदर पर्सन पे फॉर दी पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। सबसे पहली बात, हिज और हर फादर, किसी भी पर्सन के फादर या फिर उनके मदर उन पर डिपेंड हो सकते हैं। उनकी विडो, सो लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी। उनकी विडो यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी से एक विडो मेंटेनेंस ले सकती है। डिपेंडेंट्स कहेंगे हम उन्हें एज लॉन्ग एज शी इज नॉट रीमैरिड, क्योंकि अगर वो फीमेल अगर रीमैरी कर ले रही है तो जिस फैमिली में वो जाएगी उस फैमिली का की इंटाइटलमेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट ही और हिज और हर सन और द सन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन। सी, हमारे सन हम पर डिपेंड हो सकते हैं, सन के सन हो सकते हैं इफ आवर सन इज डाइड, और प्रीडिसीज्ड सन की यहाँ पर बात हो रही है, और या फिर उनके बच्चे भी, एज लॉन्ग एज ही इज अ माइनर। मतलब हमें अपने पोते को भी मेंटेन करना है, पोते के पोते को भी मेंटेन करना है अगर उनके पेरेंट्स नहीं है और वो जब तक माइनर है, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट ही इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हर जगह हम देखेंगे कि वेदर दैट पर्सन इज एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और नॉट। किसी के पास अगर प्रॉपर्टी है या फिर वो मेंटेन कर सकता है किसी जगह से इनकम सोर्स अगर उनका आ रहा है, तो वी आर नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेन दैट चाइल्ड। इन केस ऑफ ग्रैंडसन फ्रॉम हिज फादर्स और मदर इस्टेट, सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारा ग्रैंडसन है तो क्या वो जो ग्रैंडसन है वो अपने फादर या मदर की इस्टेट से मेंटेन कर सकता है खुद को। अगर वो कर सकता है तो हमें जरूरत नहीं है उसे मेंटेन करने की। अगर हम ग्रेट ग्रैंडसन की बात करें तो उस मामले में भी पहले हम उसके फादर और मदर की इस्टेट देखने वाले हैं, उसके बाद उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की इस्टेट देखने वाले हैं। और अगर तभी भी नहीं हो पा रहा है वो बच्चा मेंटेन,
तब जाके वो मुझसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अब अनमैरिड डॉटर की अगर हम बात करें तो अनमैरिड डॉटर के मामले में होता है कि हमें अनमैरिड डॉटर को तो मेंटेन करना है, साथ ही साथ अगर हमारा कोई प्री डिसीज सन है, मतलब किसी सन की अगर डेथ हो गई है, तो उनकी बेटी को भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा, जिसे हम पोती कहते हैं। ठीक है, इफ आई एम ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, तो आई हैव टू मेंटेन दैट ग्रैंड डॉटर of a predeceased son if his predeceased son so long as she remains unmarried। ठीक है, जब तक कि उस लड़की की शादी नहीं हुई है और वो खुद से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द ग्राउंड्स। अब हम बात करते हैं विडोड डॉटर के बारे में भी, कि विडोड डॉटर इज ऑल्सो अ डिपेंडेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी देखा जाएगा कि क्या उस डॉटर ने अपने हस्बैंड की ई स्टेट से कोई भी मेंटेनेंस लिया है, या देखा जाएगा कि क्या उसने अपने सन या डॉटर की ई स्टेट से मेंटेनेंस लिया है। और उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि क्या उसने अपने फादर इन लॉ या फिर अपने फादर के ई स्टेट से मेंटेनेंस लिया है। अगर उसने मेंटेनेंस लिया है तब हमें अपनी विडोड डॉटर को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट एंटाइटल्ड। अब हम बात करने वाले हैं किसी भी विडो के बारे में ऑफ हिज सन, एनी विडो ऑफ हिज सन, मतलब यहाँ डॉटर इन लॉ की बात हो रही है। ठीक है, हम अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करेंगे। सन और ऑफ अ सन ऑफ हिज प्री डिसीज सन, मतलब यहाँ पर हम अपने पोते की वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि उसे भी हम मेंटेन करेंगे एज लॉन्ग एज शी इज नॉट रीमैरिड। अगर हमारे पोते की वाइफ की किसी से शादी हो जाती है तो वी आर नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेन हर। और ये भी देखा जाएगा कि शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड सी स्टेट। ठीक है, अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी से उसने मेंटेनेंस लिया है या फिर अपने बेटे बेटी की प्रॉपर्टी से लिया है किसी भी तरह से, तो उस मामले में हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हिज और हर माइनर इलिजिटिमेट सन एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स अ माइनर। माइनर सन की बात हो रही है, इलिजिटिमेट सन भी अगर वो है तो हम उसे मेंटेनेंस देंगे। ही इज अ डिपेंडेंट जब तक कि वो माइनर रहता है, और डॉटर के मामले में जब तक कि वो अनमैरिड रहती हैं। सेक्शन नंबर 22 इज टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि अगर हम किसी को मेंटेन करने वाले हैं, कोर्ट अगर हमें डिक्री दे रही है कि हाँ यू हैव टू मेंटेन दिस पर्सन, तो कोर्ट देखेगी कि हमारे पास क्या वो प्रॉपर्टी है, क्या इतना इनकम है कि हम मेंटेन कर सकते हैं किसी पर्सन को। सबसे पहले देखा जाएगा कि जो डिपेंडेंट है कहीं उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी हो। अगर उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी से खुद को मेंटेन कर सकता है, या अगर कोई भी प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट नहीं करी है तो ही इज एंटाइटल्ड टू टेक मेंटेनेंस, तब तो फिर वो मेंटेनेंस लेगा। ठीक है, अब सेक्शन 23 में अगर बात करें अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में, तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस किस तरह से डिसाइड होता है। अगर आप ही ये सोचिए, अगर आपको किसी को मेंटेन करना हो तो कोर्ट क्या क्या चीजें देख सकती है। सबसे पहले कोर्ट देखेगी कि आप कितना कमाते हैं, कितने आपके पास इनकम सोर्स हैं, कितने लोगों को आपको मेंटेन करना है। उस बेसिस पर भी तो होता है ना, आप अगर आपको 4 बच्चों को मेंटेन करना है तो चारों बच्चों के लिए कमाने जितना क्या आप कितना कमा रहे हैं, किस बेसिस पर हम उन्हें मेंटेनेंस दें। और साथ ही साथ जिस बच्चे को मेंटेनेंस लेना है, हो सकता है 4 में 3 बच्चे सेटल हो गए हों, 3 बच्चों की अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी उनकी आ रही है, वो खुद को मेंटेन कर सकते हैं, तो आप उन्हें मेंटेन नहीं करेंगे। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेन दोज चाइल्ड। और जिस पर्सन के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर जो अगर हो सकता है दैट पर्सन इज माइनर, क्योंकि सन के मामलों में तो हम माइनॉरिटी देखते हैं, इफ दैट चाइल्ड इज माइनर तो आप उसे मेंटेन करेंगे। तो कोर्ट यहाँ पर आपका स्टेटस भी देखेगी, साथ ही साथ जिस पर्सन को मेंटेन करना है उसके बारे में भी देखेगी कि वेदर दैट चाइल्ड कैन मेंटेन हिमसेल्फ और नॉट। और आपके बीच का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी दूर दराज के पर्सन को मेंटेनेंस देनी है। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वो जो पर्सन है क्या उसके नजदीकी रिश्तेदार और कोई है जो उन्हें मेंटेन कर सके। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नहीं देना पड़ेगा मेंटेनेंस। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कोड देखने वाली है। रीजनेबल वांट ऑफ द डिपेंडेंट देखने वाली कि जो डिपेंडेंट है उसे कितनी जरूरत है, कितने पैसे या फिर क्या क्या चीजों की जरूरत है, उसे रीजनेबिलिटी देखी जाएगी। पास्ट रिलेशनशिप देखा जाएगा बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द डिसीज्ड पर्सन, जिस पर्सन की डेथ हुई है और जो डिपेंडेंट है उनके बीच का रिलेशन भी देखा जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द ग्राउंड्स, इसे आप एक रीडिंग कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट द क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू।
जो क्लेमेंट है दैट शुड बी अ हिंदू, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ ये हिंदूज पर अप्लाई होता है। एप्लीकेबिलिटी हमने सेक्शन 2 में देख ली है। आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके वो देख लीजिए पहले, तो आपको अडॉप्शन का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाने वाला है। साथ ही साथ एप्लीकेबिलिटी या मेंटेनेंस की डेफिनेशन भी इवन सेक्शन 2 में दी हुई है, तो मेंटेनेंस की डेफिनेशन आप वहां से देख लीजिए, मैंने पढ़ाया है हमारे लास्ट वीडियो में। Section 25 is talking about the amount of maintenance may be altered or change of circumstances. See, पहले अगर मैं मंथली 1 लाख रुपीज अगर कमा रही थी और कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी या मैंने कहीं स्विच करा है, कुछ ऐसा हुआ है कि मेरी सैलरी घट गई है, तो अगर सैलरी मेरी घटी है किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस की वजह से, तो मेंटेनेंस कम कर दिया जाएगा, तब मैं ज्यादा मेंटेनेंस नहीं दूंगी। मैं जब 1 लाख कमा रही थी तब मैं आपको 30,000 सपोज दे रही थी, तो अगर अब मैं 50,000 कमा रही हूँ तो 30 आपको दे दूंगी, तो मेरा काम कहाँ से चलेगा, राइट? तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस सर्कमस्टांस के बेसिस पर बढ़ते या घटते रहते हैं, ठीक है? अगर सैलरी मेरी इंक्रीज हुई है और आपकी जरूरत इंक्रीज हुई है तो मेंटेनेंस को भी इंक्रीज करा जाएगा। अब सेक्शन 26 इज टॉकिंग अबाउट दी डेट्स टू हैव प्रायोरिटी। सी, जो जिस पर्सन की डेथ हुई है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो उसके प्रॉपर्टी से सबसे पहले जितने कर्जे उसने लिए हैं उस कर्जे को उसको चुकाना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचती है उसमें आके क्लेम कर सकते हैं जो भी डिपेंडेंट्स है, ठीक है। 27 में बात हो रही है मेंटेनेंस मेंट टू बी अ चार्ज। मेंटेनेंस को कब एज अ चार्ज मान लेंगे? तो सारे डेट्स जब आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी वगैरह देखकर, तो उसके बाद हम मेंटेनेंस को बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ चार्ज। डिपेंडेंट्स क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी अ चार्ज। इसे हम चार्ज नहीं मानने वाले हैं कि जिस तरह से आपको डेट को चुकाना जरूरी है उस तरह से आपको मेंटेनेंस को भी चुकाना जरूरी, जब तक कि अनलेस वन हैज बीन क्रिएटेड बाय द विल ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड ने अपने विल में अगर ये बात लिख दी है कि हाँ आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, तो ये एक चार्ज की तरह हो जाता है। 28. Section 28 is talking about the effect of transfer of property on right to maintenance. See, where our dependent has a right to receive maintenance. Dependent के पास ये right थी कि वो maintenance receive करे किसी भी property से, किसी भी estate से। तो right to receive maintenance है, उसे हम enforce करा सकते हैं against the transferee if the transferee has notice of the right। या फिर जो ट्रांसफर है वो ग्रेटिटुअस था, लेकिन इसे हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट द नोटिस ऑफ द राइट। आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आप इन्फोर्स कराइए, अगर सामने वाले को पता नहीं है कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा उससे, ठीक है। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस। सपोज दिस प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी एक है, वहां से मुझे मेंटेनेंस मिल रहा था, जो पर्सन है उसने तो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी। तो आप मुझे ये क्लियर करके बताइए, क्या वो जो थर्ड पर्सन है वो मुझे मेंटेनेंस देगा कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद भी आप ही मुझे मेंटेनेंस देने वाले हैं? क्योंकि मेरा राइट तो एज अ मेंटेनेंस लेने वाला राइट तो मेरा खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज रिपील्स एंड सेविंग्स के बारे में। तो सेक्शन 29 तो ऑलरेडी हैज बीन रिपील्ड। सेक्शन 30 सेविंग्स की बात करता है और सेविंग्स में ये बात इसने कहा है कि कोई भी अडॉप्शन या फिर मेंटेनेंस का, यहाँ पे स्पेसिफिकली अडॉप्शन की बात हो रही है कि अगर कोई भी अडॉप्शन इस एक्ट के आने से पहले अडॉप्शन हो चुका है तो उस पर ये एक्ट लागू नहीं होने वाला और उसकी वैलिडिटी पर ये इफेक्ट कुछ नहीं डालने वाला है, ठीक है। इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के बाद जो भी अडॉप्शन हुआ है वो तो इस एक्ट के थ्रू होना चाहिए, लेकिन इस एक्ट के इन्फोर्समेंट से पहले जो भी अडॉप्शन हो गया उसे हम वैलिड एंड इफेक्टिव मानेंगे, उस पर कोई भी असर नहीं होने वाला इस नए एक्ट का। और इसी के साथ हमारा राइट टू मेंटेनेंस कंप्लीट होता है। हमने हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ हमने हिंदू मैरिज एक्ट भी देख लिया है, हमने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ भी देख लिया है। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। एंड वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम द फुल सिलेबस। तो आप टाइमली इस वीडियो को देखा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम। नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, उस एग्जाम के पहले मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर देने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।